अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्राउन बुक पब्लिकेशन के मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपको। इसका पेज बाय पेज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत। उत्तर भारत और दक्कन, तीन साम्राज्यों का युग जो कि 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक चला था। सतवीं शताब्दी में हर्ष के साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत में अनेक साम्राज्य उत्पन्न हुए। उसमें पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट प्रमुख थे। पहले हम लोग पढ़ेंगे अब पाल साम्राज्य के बारे में। पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। गोपाल ने अपने नियंत्रण में बंगाल का एकीकरण किया और मगध तक को अपने अधीन ले आया। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ की स्थापना की थी। धर्मपाल 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक इसके शासनकाल में कन्नौज पर नियंत्रण के लिए पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों में विपक्षीय संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में धर्मपाल विजयी हुआ। देवपाल ने अपना नियंत्रण प्राग ज्योतिषपुर, असम और उड़ीसा के कुछ भागों पर स्थापित किया। पाल शासक बौद्ध ज्ञान, विज्ञान एवं धर्म के संरक्षक थे। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां ब्रजयान शाखा की पढ़ाई होती थी। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान शांत रक्षित और दीपांकर अतीश ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। गुजराती कवि सोढल ने धर्मपाल को उत्तरापत स्वामी की उपाधि दी थी। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिहार के बारे में। विद्वानों के अनुसार प्रतिहार गुर्जर के वंशज थे, इसलिए इन्हें गुर्जर प्रतिहार भी कहते हैं। नागभट्ट प्रथम 730 ईस्वी से 756 ईस्वी में यह गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट प्रथम जो था गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। इसकी आरंभिक राजधानी भानीमाल में थी। नागभट्ट द्वितीय, इसका कार्यकाल 800 से 833 ईस्वी। इसने पाल शासक धर्मपाल की सेना को मुंगेर के समीप पराजित किया। इससे कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन वह राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय से पराजित हुआ। मिहिर भोज प्रथम, जिसका कार्यकाल 836 से 885 ईस्वी में, यह इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इसने कन्नौज को पुनः अपनी राजधानी बनाया। वह अपने समकालीन राजाओं पाल शासक देवपाल एवं राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ। मिहिर भोज वैष्णव मतावलंबी था और उसने आदिवारह और प्रभास जैसी उपाधियां धारण की। इसका महत्वपूर्ण लेख प्रहस्ती ग्वालियर में मिला है। महेंद्र पाल प्रथम 885 ईस्वी से 909 ईस्वी में इसने प्रतिहार साम्राज्यों को अक्षुण्ण बनाए रखा। उसके दरबार में राजशेखर निवास करते थे, जो उसके राजगुरु भी थे। महेंद्र पाल प्रथम जो थे प्रतिहार साम्राज्य के
शून्य बनाए रखा। उसके दरबार में राजशेखर निवास करते थे, जो उसके राजगुरु थे। इसका साथ साथ हम लोग जीएस पॉइंटर से भी मध्यकालीन इतिहास शुरू करेंगे। राजशेखर की रचनाएं: कर्पूरी मंजरी, काव्य मीमांसा, हरविलास, भुवन कोश, बाल रामायण। अल-मुसदी, जो 1915 से 16 ईस्वी में बगदाद से भारत आया, ने प्रतिहार शासकों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा का वर्णन किया है। वह प्रतिहार राज को अल-जुज्र कहा था। अब राष्ट्रकूट की बात करें। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था, जिसने सोलापुर के पास मान्यखेत या मालगेर को अपनी राजधानी बनाया। ध्रुव इस वंश का महान शासक था, जिसके कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया। अमोधवर्ष एक अनप्रसिद्ध शासक था, जिसने 64 वर्ष तक राज किया। वह जैन मतावलंबी था। उसने कवि राजमार्ग नामक कन्नड़ ग्रंथ की रचना की। इंद्र तृतीय एवं वल्लभ राज अन्य प्रसिद्ध शासक थे। कृष्ण तृतीय अंतिम प्रतिभाशाली शासक थे, जो मालवा के परमारो और वैगी के पूर्वी चालुक्यों के साथ युद्धरत रहा। इसने चोल राजा परांतक को 949 ईस्वी में पराजित किया। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया था। अब हम लोग पढ़ेंगे चोल साम्राज्य 9वीं से 12वीं सदी तक। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयलाल 850 से 871 ईस्वी था, जो पहले पल्लवों के सामंत था। उसने तंजावुर पर कब्जा किया और उसने अपनी राजधानी बनाया। यहाँ से उसने निशुंभ सुधवी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। आदित्य प्रथम 871 से 907 ईस्वी। 871 ईस्वी में विजयालय के पुत्र आदित्य प्रथम ने चोल राजगद्दी संभाली। उसने चोल साम्राज्य के पल्लवों से मुक्त करवाया। उसने कावेरी नदी के तट पर एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। परांतक प्रथम 907 से 955 ईस्वी तक। यह आदित्य प्रथम का पुत्र था। इसने पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय को पराजित कर मदुरा को जीता। इस उपलक्ष्य में उसने मदुरांतक एवं मदुराई कोंड की उपाधि धारण की। राजराज प्रथम 985 से 1014 ईस्वी। 985 ईस्वी में परांतक द्वितीय सुंदर चोल का पुत्र अरिमोलीवर्मन प्रथम उपनाम राजा राज प्रथम चोल शासक बना। तंजौर अभिलेख से उसके युद्ध अभियानों का वर्णन मिलता है। उसने केरल राज्य पर आक्रमण कर केरल के शासक भास्कर रविवर्मन को पराजित किया। इस उपलब्धि में उसने कांडूलर सालैकल मरुत की उपाधि धारण की। अपनी नौसेना के उपयोग से उसने श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर पर आक्रमण कर वहां के नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया। उसने सिंहल राज का नाम मामुंडी चोल मंडलम
रखा और पोलोनरुवा को इसकी राजधानी बनाया तथा उसका नाम जगन्नाथ मंगलम रखा। वह शैव धर्मावलंबी था और उसने शिवपाद शेखर की उपाधि ग्रहण की थी। उसके द्वारा निर्मित तंजौर का राजशेखर मंदिर, बृहदेश्वर शिव मंदिर द्रविड़ स्थापत्य कला की अद्वितीय उदाहरण है। राजेंद्र प्रथम 1014 से 44 ईस्वी तक राजेंद्र प्रथम ने अपने पिता राज प्रथम की भांति साम्राज्यवादी शासक था। उसने समस्त श्रीलंका को चोल साम्राज्य में मिला लिया। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित किया। उसने उत्तरी पूर्वी पराजित राजाओं को गंगा जल से भरे कलश अपनी राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम में लाने को कहा और उसे चोलगंग नामक तालाब में एकत्रित करवाया। इस उपलक्ष्य में उसने गंगैकोंड चोल की उपाधि भी धारण की। चोलकालीन शासन प्रणाली। चोल शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। चोल शासकों की प्रारंभिक राजधानी उड़ायूर थी। विजयलय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। चोल राजतंत्र का राजा वंशानुगत आधार पर सत्ताधिकारी होता था। राजा चोल शासन व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था। चोल शासकों की प्रशासनिक इकाई मंडलम, प्रांत, कोटम, कमिश्नरी, नाडु, जिला और कुर्रम ग्रामों का संघ। मंडलम को प्रांत को मंडलम और कमिश्नरी को कोटम और जिला को नाडु और ग्रामों की संघ को कुर्रम कहा जाता था। चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में बांटा था जिसे मंडलम कहा जाता था। मंडलम प्रशासन से लेकर ग्राम प्रशासन तक शासकीय कार्यों की सहायता हेतु स्थानीय सभाएं होती थी। नाटम नाडु की स्थानीय सभा। नागस्तार नगर की स्थानीय सभा को नगस्तार कहा जाता था। श्रेणी व्यवसायियों की सभा को श्रेणी कहा जाता था। पुग शिल्पियों की सभा को पुग कहा जाता था। चोल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू उसकी स्थानीय ग्रामीण स्वशासन व्यवस्था थी। चोल केंद्रीय पदाधिकारियों में उच्च पदाधिकारियों को पेशंदरम तथा निम्न कोटि के अधिकारियों को सेरुतरम कहा जाता था। उड़ एक समान प्रकार की ग्राम सभा थी जिसमें ग्रामपुर या नगर दोनों सम्मिलित थे। इसकी कार्यकारिणी समिति को आलुंगनम कहा जाता था। इसका प्रमुख कार्य था अपने प्रतिनिधियों को दस्तावेजों के मसौदा तैयार करवाकर उसे लिपिबद्ध कराना। सभा यह मूल रूप से अग्रहारों तथा ब्राह्मण बस्तियों की संस्था थी। इसे पुरुगुरुई कहा जाता था। इसके सदस्यों को पेरुमकल कहा जाता था। नगरम यह व्यापारी समुदाय की सभा थी। चोल काल के प्रमुख कर। चोल काल में जो कर लगाए जाते थे, आयाम को राजस्व कर को आयाम कहा जाता था। उपयोगी वृक्ष कर, मड़मज्जाडी सुपारी की बागत पर कर, कडमय और गृह कर, मनैरे व्यापारिक प्रतिष्ठान कर, कडऐरे लगान, कडियमय लौहकार, कुंभार, बढ़ई आदि के पेशे पर लगने वाले कर को मगनमय कहा जाता था। राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी वरित अत्पोतगक कहलाता था। भूमि कर उपज का
1/3 भाग था। चोल कला की धातु मूर्तियों में नटराज की शिव का कांस्य मूर्तियां सर्वाधिक उल्लेखनीय है। कुछ अन्य छोटे राजवंश। देवगिरी का यादव राजवंश। भिल्लभ पंचम को यादव राजवंश को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। उसने दक्षिण महाराष्ट्र एवं उत्तरी कोंकण में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। सिंहन द्वितीय एक पराक्रमी शासक था जिसने होयसल राज्य पर आक्रमण किया। महादेव अम्मन, रामचंद्रन, कुछ अन्य राजा थे। मलिक काफूर, जिसे अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति ने देवगिरी पर आक्रमण कर अंतिम शासक शंकर देव को मार दिया और वहां का प्रशासक बन गया। काकतीय राजवंश। रुद्रदेव प्रथम काकतीय शासक था। गणपति इस राजवंश का शक्तिशाली शासक था। रुद्रबादेवी को 1269 के दुग्गी अभिलेख में गणपति की पट्टोधृति राजत्व के लिए मनोनीत बताया गया है। उसने स्वतंत्र शासिका के रूप में 1261 ईस्वी में सत्ता संभाली। प्रताप रुद्र काकतीय वंश का अंतिम शासक था। होयसल राजवंश। विष्णुवर्धन ने एक विस्तृत एवं शक्तिशाली होयसल राजवंश की स्थापना की। इनकी राजधानी द्वार समुद्र होलीवीड में थी। बलाल तृतीय इस राजवंश का अंतिम शासक था। मलिक काफूर ने द्वार समुद्र पर कब्जा कर लिया, जिससे बल्लाल तृतीय को उससे संधि करनी पड़ी। इस तरह से चोल साम्राज्य और पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश समाप्त हो गया। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे राजपूत काल। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको GS पॉइंटर की क्लास भी इस पर जिस टॉपिक वाइज खत्म होते जाएगी और इसका GS पॉइंटर की क्लास भी इस पर अपलोड MCQ के रूप में की जाएगी। डिटेल्स क्राउन बुक पब्लिकेशन से कराया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही।